1949 में गालिबन नेटो बनता है और नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये कुछ ऐसे ममालिक का अलायंस है जो कि उस वक्त कोल्ड वॉर का हिस्सा थे और वो रशिया के ख़िलाफ़ थे, बल्कि रशिया क्या उस वक्त अपना यूएसएसआर था, तो वो यूएसएसआर का के ख़िलाफ़ थे और कम्युनिज़्म जो वहाँ पर कम्युनिस्ट ब्लॉक बना हुआ था बिल्कुल उसके अगेंस्ट थे। और उसके बिल्कुल 5 साल के बाद जो है वो एक दूसरा पैक्ट बना जो कि कम्युनिस्ट ब्लॉक ने बनाया, रशियन ब्लॉक ने बनाया, यूएसएसआर ने, जिसको कहते हैं वार्सा पैक्ट। और आप देखेंगे कि उस टाइम पे जर्मनी जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक था ईस्ट जर्मनी और दूसरा था वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी जो था वो नेटो की जानिब था और ईस्ट जर्मनी जो था वो यूएसएसआर की जानिब था। अब तकरीबन ये 1991 में डिसोल्यूशन हुआ है यूएसएसआर का, यानी वार्सा पैक्ट ख़त्म हो गया। तो जब वार्सा पैक्ट ख़त्म हो रहा था तो यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन ये था कि जर्मनी किसकी जानिब जाएगा। तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे रशिया के, उनको यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से कुछ गारंटीज़ मिली कि भाई इनको आप नेटो के अंदर शामिल कर दें। जब ये डिसोल्यूशन हुआ है तो यूनाइटेड जर्मनी जो है, यूनिफाइड जर्मनी जो है वो नेटो का हिस्सा बनता है। तो फिर आप 1 इंच भी ईस्ट की जानिब पे, यानी रशिया की साइड पे जो यूएसएसआर के जो बाकी ममालिक थे जो उसका हिस्सा थे, उनकी तरफ आप नहीं आएंगे। तो इन गारंटीज़ के ऊपर जो है वो वार्सा पैक्ट भी टूटा और जो जर्मनी था वो नेटो का हिस्सा बना। लेकिन आगे चलकर फिर यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से ये बहुत ज़्यादा बार जो है वो ये बताया गया कि जी कोई इस तरह की बातें थी नहीं, लेकिन बहुत सारे शवाहिद मिलते हैं, बहुत सारे ऐसी मेमोज़ हैं, ऐसे लेटर्स हैं, और कई बार पुतिन जो है वो ख़ुद भी कह चुका है कि हमें जो गारंटीज़ मिली थी उन गारंटीज़ का क्या। तो जिसकी वजह से रशिया जो है वो काफ़ी इस पर नाराज़ भी रहता है। और आप देखेंगे कि नेटो जो बुनियादी तौर पर 15 ममालिक पर मुश्तमिल था वो बढ़ते बढ़ते आज जो है वो 28 मेंबर उसमें आ गए हैं। तो जाहिर है एक ऐसा अलायंस जो कि उनके यूएसएसआर के ख़िलाफ़ बना था, तो आइडियली तो ये होना चाहिए था कि वो उधर ही वार्सा पैक्ट के एंड होने पर नेटो भी एंड हो जाता, लेकिन नेटो तो एंड नहीं हुआ, उसकी एक्सपेंशन और मज़ीद बढ़ती गई। यहाँ पर फिर एक और सिचुएशन ये हुई कि 1991 में जब डिसोल्यूशन होता है यूएसएसआर का, तो उस वक्त यूक्रेन इंडिपेंडेंस हो जाता है। और जैसे 1964 में क्राइमिया जो निकिता ने दी थी उनको, खुरुशेव ने, वो क्राइमिया उसका हिस्सा बन गया और अब क्राइमिया ने ये डिसाइड किया कि हम यूक्रेन के साथ मिल जाते हैं। तो 2 इश्यूज़ वहाँ पर अराइज होते हैं, एक था सेवेस्टोपोल का शहर और एक था क्राइमिया की ओनरशिप। ये दोनों के दोनों यूक्रेन के साथ थे। सेवेस्टोपोल जो है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक शहर था और ये स्ट्रेटेजिक शहर जो है मतलब वहाँ पर एक नेवल फ्लीट है, नेवल एक बेस था रशिया का, और वहाँ पर ये इशू हुआ कि वो यूक्रेन जो है उनके हवाले नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में आगे चलकर फिर वो मसला उनका हल हो गया और सेवेस्टोपोल जो है वो उनके हवाले कर दिया गया। बाकी रही बात क्राइमिया की, तो क्राइमिया आगे चलकर फिर रशिया ने उसको एनेक्स किया। उसके क्या पीछे वजूहात थे, क्या सिचुएशन थी, उस पर हम बाद में आते हैं। अब थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2004 में। 2004 में एक प्रो रशियन बंदा था विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच इलेक्ट होता है 2004 में, वो रशिया का प्रेसिडेंट बनता है। और उसके बाद उसके जैसे ही वो इलेक्ट होता है तो उसके बाद अचानक से एक प्रोटेस्ट वहाँ पर शुरू हो जाते हैं री इलेक्शन के लिए। उन प्रोटेस्ट को ये लोग नाम देते हैं ऑरेंज रेवोल्यूशन का। और उसके नतीजे में विक्टर यानुकोविच जो है उसको उसका ऊस्टर होता है, वहाँ से वो चला जाता है और 2005 में इलेक्शंस के नतीजे में एक प्रो वेस्टर्न विक्टर युशेंको जो है, उसका नाम भी विक्टर ही है, युशेंको, वो इलेक्ट होता है। और ज़ाहिर अब रशिया देख रहा है कि उसके नेबरहुड में मेडलिंग चल रही है, तो ज़ाहिर वो रशिया उसको ठीक तरीके से नहीं देखेगा, अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। 2010 में अगेन विक्टर जो है वो जीत जाता है और विक्टर जो है वो सेवेस्टोपोल की जो एक्सटेंशन थी जो कि रशिया को दी गई थी एक ट्रीटी के मुताबिक, उसको ये एक्सटेंड कर देता है। और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है उसको एक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पैकेज देती है और आईएमएफ उनको कहता है कि जी हम आपको $15 बिलियन देंगे, तो उसकी जिसकी मदद से आप इसको गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पर डेवलप करें। उसके नतीजे में रशिया भी उनको ऑफ़र करता है कि जी हम भी सेम साइज़ का लोन आपको $15 बिलियन का देते हैं और हमारी तरफ से कोई भी कंडीशंस नहीं है। आप देखते हैं कि जब भी आईएमएफ किसी भी मुल्क में जाता है तो इनिशियली तो वो मदद के नाम पर जाते हैं, असिस्टेंस और एड के नाम पर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन ममालिक की वो हालत करते हैं वो आपके सामने है। उसकी मिसालें हम क्या दें, हम खुद आईएमएफ के जो है वो कर्जदार हैं और जिस तरह से
पाकिस्तान के अंदर उनकी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं और जिस तरह से वो पाकिस्तान के साथ जो है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में तो वो पैसा लगाते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में वो पैसा लगाने की कभी शर्त नहीं रखते, जिसकी वजह से हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं और IMF जो है वो हमारे सर पर खड़ा हो जाता है और अल्टीमेटली हम ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, टैरिफ्स बढ़ाना शुरू कर देते हैं, टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर देते हैं। नतीजा उसका ये निकलता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है चीज़ों की वो बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में हम कोई एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते, उल्टा हम इंपोर्ट्स के उसमें फंस जाते हैं और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेड बैलेंस है वो रुक जाता है। तो अब जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। अब यही चीज़ फिर विक्टर ने भी देखी और क्योंकि रशिया ने कोई स्ट्रिंग्स नहीं थी, अटैच नहीं थी, कोई उसके साथ शराइत नहीं थे, तो इसीलिए विक्टर जो है वो EU के साथ जो ट्रेड टॉक्स उसके चल रहे थे 2013 में, उसके वो हट गया और प्रोटेस्ट शुरू हो गए। यूरो मैदान के एक मैदान को कहते हैं यूरो मैदान, वहाँ पर एक इंडिपेंडेंस स्क्वायर उसका नाम है, इसको प्रोटेस्ट ऑफ यूरो मैदान कहते हैं। वहाँ पर वो जी एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन में थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी बन जाता है कि कोई भी जब सिचुएशन हो और पता ना चले कि ये किसने करवाया है, किसके फ़ायदे में है, तो ये देखा जाता है कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको जाता है। जब EU के ट्रेड टॉक से विक्टर निकल जाता है तो ये नुकसान होता है EU को, और फिर उसको डीसीट करने के लिए अगर वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उसमें समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे हाथ किसका था। IMF को जो एक धचका मिला, उसको एक लोन जो है वो एक मुल्क ने नहीं लिया और वही लोन जो है वो रशिया से उन्होंने लेना शुरू कर दिया, तो ज़ाहिर है वो रशिया की तरफ जा रहे थे, तो जो अपोजिट उसका ब्लॉक था उन्हीं का इसमें जो है वो एक बड़ा किरदार रहा है। नतीजे में वो जो प्रोटेस्ट होते हैं तो 2014 की फरवरी में विक्टर जो है वो वहाँ से निकल जाता है। इसको वो नाम देते हैं रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी।